हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज हम करने वाले हैं रियल नंबर्स चैप्टर 1 क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मैं पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हो तो आप जाकर देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5th में, चेक वेदर 6n यानी 6 की पावर n कैन एंड अप विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि अगर हम n की कोई भी वैल्यू रखते हैं नेचुरल नंबर्स यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी, तो क्या जो रिजल्ट आएगा हमारा उसके एंड में 0 हो सकता है? क्या उसका यूनिट प्लेस 0 हो सकता है? ये चेक करना है हमको। देखिए क्या होता है ना, 0 किसके एंड में आता है वो देखिए। एक्चुअल में 0 आने के लिए कोई भी नंबर इस तरीके से होना ही चाहिए, उसके अंदर कम से कम एक 2 और एक 5 फैक्टर होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए। क्योंकि जब ये 10 बन जाता है, मल्टीप्लाई होकर क्या 10 बन जाता है, और जो भी नंबर होगा इसका किसी भी नंबर के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए 7 ले लेते हैं तो 70 बन जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 बन जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ मैंने ले लिया 11 और साथ में 2 into 5 होना जरूरी है, तभी जाके वो क्या बनेगा, मतलब उसके एंड में क्या आएगा, 0 आएगा यूनिट प्लेस। तो ये ही हमें यहाँ चेक करना है कि अगर 6n है तो n की कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो क्या वो 0 आ सकता है। देखिए रखते के देखते हैं, तो यहाँ पहले देखते हैं हम। देखिए 6, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं आपके 2 into 3। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 की पावर में, और यहाँ पे n। तो अब जरा कंपेयर करिए, अभी आपको बताया था कि ये क्या होना चाहिए, 2 into 5 की पावर n तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ कंपेयर करें तो 2 आ गया, 2 तो आ गया, लेकिन नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 मैच नहीं करा है, तो 5 का होना जरूरी था, 5 का होना जरूरी था। तो इसलिए ये क्या है, ये नंबर ऐसा नहीं हो सकता कि इसके एंड में 0 आए अगर हम n की कुछ भी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ देखिए, चलिए एक ट्राई करते हैं। देखिए चेक बोला है तो चेक करके दिखाते हैं आपको। देखिए 6 की पावर पहले रखते हैं 1, तो कितना आएगा, 6 हो जाएगा। जब हम रखेंगे 6 की पावर 2 तो बन जाएगा 6 into 6, कितना बन जाएगा आपका, 36। और जब हम 6 की पावर 3 रखते हैं तो 6 into 6 into 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 216। तो आप इस तरीके से किसी भी तरीके से रख के देखिए, ये नहीं होगा, 0 एंड प्लेस पर नहीं आएगी। और 6 की एक बात और ध्यान रख सकते हैं आप कि 6 के ऊपर कितनी भी पावर लगा लीजिए, यूनिट डिजिट हमेशा उसका 6 ही रहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नो, 6n कैन नॉट एंड अप विद डिजिट 0। तो हम लिख सकते हैं नो, 6 to power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल वैल्यू, नेचुरल नंबर n। यानी कि जब n के लिए हम कुछ भी रखेंगे तो वो वैल्यू जो आएगी आपकी, उसके एंड डिजिट उसका 0 नहीं हो सकता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा है कि एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। सॉरी, नॉट, गलती से बोल दिया। तो आर कंपोजिट नंबर। तो हमें इनको प्रूफ करके दिखाना है या एक्सप्लेन करके दिखाना है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर है। देखिए अच्छा बताइए, कंपोजिट नंबर क्या होता है? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ आपको कंपोजिट नंबर क्या होता है, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, बताते हैं। देखिए आपको जैसे बताया था, आप सबसे अभी पिछले एक्सरसाइज में, पिछले क्वेश्चंस में, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स।
तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं आपके वो नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। A number which have more than 2 factor is known as composite number। तो यहाँ देखिए प्राइम नंबर्स के 2 होते हैं और कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कोई एग्जांपल बता देते हैं आपको, देखिए जैसे 4 लीजिए, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 होगा, 1 होगा और 4 होगा। तो देखिए 1 एंड 4 के अलावा भी एक फैक्टर्स आ गया इसका 2, तो यानी कि ये क्या बन गया? कंपोजिट नंबर बन गया। तो इस क्वेश्चन में ये ही कहा है कि कंपोजिट नंबर हैं ये दोनों, ये और ये, इसको एक्सप्लेन करके दिखाना है। तो देखिए करते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन है हमारा 7 × 11 × 13 + 13। देखिए एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, इन दोनों टर्म के अंदर 13 कॉमन है, तो कॉमन है, कॉमन बाहर निकाल देते हैं। तो इधर बचेगा 7 × 11 + 1, कितना बचेगा? 7 × 11 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 77 + 1 यानी कि 13 × 78। तो यहाँ देखिए आप जरा, अब चाहे तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते थे इधर, ठीक है, या मल्टीप्लाई करके लिखना है मल्टीप्लाई करके लिखिए, ठीक है। तो देखिए, और या फिर यहाँ छोड़ दीजिए, आगे लिखना है लिख दीजिए। तो यहाँ देखते हैं हम, देखिए 113 के फैक्टर होंगे 1 × 13 और 78 को कम से कम हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ऑब्वियसली, वैसे तो और भी फैक्टर्स हैं लेकिन ये तो 2 तो हैं ही फैक्टर इसके, तो ये 2 फैक्टर हो गए। अब जरा काउंट करिए, देखिए 1 2 3 यानी एटलीस्ट 3 फैक्टर तो हो ही गए। अब ज़्यादा और भी हो सकते हैं, चलिए 2 भी होता है इसका फैक्टर, 2 भी होता है, उसके अलावा भी और कुछ होते हैं। तो यानी कि ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर, क्योंकि बिकॉज it has more than 2 factors, so it is a composite number। अच्छा, समझ आया होगा सबको। चलिए अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, जिसमें दूसरे पार्ट में क्या कहा है कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। सेम वैसे करना है। देखिए 2 टर्म है, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा। टर्म कैसे सेपरेट होता है? प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट होता है। मल्टीप्लाई नंबर्स को टर्म्स में नहीं बनाता है, जहां तक मल्टीप्लाई है वो पूरा एक टर्म रहता है। तो देखिए इन दोनों में भी 5 कॉमन है, यहाँ निकाल देते हैं। यहाँ बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब जरा यहाँ देखिए 5 को लिख सकता हूँ मैं 5 × 1, और ये देखिए ये कुछ ना कुछ तो नंबर होगा, और ऑब्वियसली 5 तो नहीं आएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 6 = 42, तो इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑब्वियसली 5 के अलावा कुछ नंबर आएगा, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो आ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हम ये ही वाली स्टेटमेंट, नीचे वाली स्टेटमेंट आपकी जिसमें लिखा है कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, तो इसके अंदर भी ये आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, उसमें 1 ऐड कर दीजिए। यहाँ छोड़ना चाहे इसको यहाँ भी छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए मोर देन 2 फैक्टर्स हम दिखा चुके हैं। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर अदर देन 5 and 1, अदर देन 5 and 1। आप यहाँ चाहे तो स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 5 and 1, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, जिसमें कहा गया है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and start at the same time and go in a same direction. After how many minutes will they again at the starting points? यानी क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि एक कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर रास्ता है। देखिए ये एक सर्कुलर रास्ता है, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर क्या है, अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round।
जब सोनिया उस पाथ का चक्कर काटती है, उस पाथ का, तो कितने मिनट लगाती है? मान लीजिए ये सोनिया है, तो सोनिया इस डायरेक्शन में चली है और एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना टाइम लगाती है? 18 मिनट। सोनिया कितना टाइम लगाती है? 18 मिनट्स। और रवि टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाई रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि जो है हमारा, रवि क्या करता है? सिर्फ 12 मिनट लगाता है। मान लीजिए इसी तरफ को रवि भी चलता है, इसी का चक्कर काटता है, सेम डायरेक्शन में चलता है रवि भी, तो रवि 12 मिनट लगाता है। रवि कितने लगाता है? 12 मिनट। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, एक साथ दोनों ने स्टार्ट करा, तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए यहाँ था, ठीक है, तो यहां से दोनों ने स्टार्ट करा, सेम टाइम पे स्टार्ट करा, सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करा, तो ऐसे चले। तो सोनिया इधर को चली, 18 मिनट लगाती है एक राउंड के लिए, 18 मिनट फॉर 1 राउंड। और रवि जो है, रवि कितना टाइम लगाता है? रवि लगाता है आपके 12 मिनट्स। रवि कितने लगाता है? 12 मिनट्स फॉर 1 राउंड। तो कह रहे हैं कि वो कितनी देर बाद फिर से जाकर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। तो देखिए पहले क्या होगा, देखिए पहले सिंपल तरीके से समझिए कैसे करना है, नॉर्मली देख लेते हैं। देखिए पहला एक चक्कर लगाएगी वो 18 मिनट पे, दूसरा चक्कर लगाएगी कितनी? 36 मिनट पे पहुंच जाएगी। पहले 18 मिनट हुआ, यहाँ पहुंच गई, फिर एक और चक्कर मारा, 36 मिनट्स हुए, यहाँ पहुंच गई, फिर हुए एक और चक्कर मारा, 54 मिनट्स हो जाएंगे, यानी 18 हो रहा है, ठीक है। ऐसी ये तो हो गया आपका सोनिया का। अब यहाँ रवि का देखिए, जब रवि ने लगाया तो रवि ने 12 मिनट में ही लगा दिया एक चक्कर। तो पहले बार स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ शुरू करा और एक चक्कर लगा के वहीं पे पहुंच गया, कितनी देर में? 12 मिनट में। फिर दूसरा चक्कर लगाया, कितनी देर में पहुंच जाएगा? 12 मिनट और बढ़ जाएंगे, यानी 24 मिनट्स में। फिर लगाएगा तीसरा चक्कर तो 36 मिनट्स में। देखिए आंसर आपका आ चुका है। यहाँ देखिए दोनों 36 मिनट बाद एक पॉइंट पे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच रहे हैं दोनों। अब इसमें कहा है कि सबसे कम टाइम बताना है कि कितने कम से कम समय में वो फिर से एक बार वहां पहुंचेंगे, यानी कि एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको? एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम समय जिसमें वो दोबारा वहां पर दोनों पहुंच जाएंगे। तो अब देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं कैसे, ये तो आपको वैसे ही समझाया था। अब कैसे करना है, तो यहाँ पे आप 18 के एलसीएम निकाल दीजिए, फैक्टर्स निकाल दीजिए, सॉरी प्राइम फैक्टर्स, 9 टाइम, 3 टाइम इसे, और ये 1 टाइम हो गया। इधर आपके 12 के फैक्टर्स निकाल देंगे, तो 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे 6 टाइम, 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। सो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? देखिए एलसीएम होगा कितना, यहां देखिए फैक्टर्स, देखिए 18 के फैक्टर्स कितने हैं? 18 के फैक्टर्स हैं आपके 2 × 3 × 3, 12 के फैक्टर्स 2 × 2 × 3, तो ये हो गए 12 के फैक्टर। तो एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों के अंदर कितना कॉमन है वो देखना है हमको। देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। तो जो एक दो कॉमन है उनको एक एक बार लिखेंगे 2 × 3, और बाकी जो बचे रह गए अनपेयर्ड वो बचे हुए लिख देंगे हम। तो ये कितना बन जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे? 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 2 36। तो कितना आ गया एलसीएम? 36 आ गया। तो यानी कि 36 मिनट्स बाद दोनों क्या होंगे? एक समय पे फिर से वहीं पर मिल जाएंगे। तो हम स्टेटमेंट लिखना चाहें तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यानी कि सोनिया एंड रवि will again at the starting point after 36 minutes. After 36 minutes. तो ये हो गया हमारा। तो आफ्टर 36 मिनट सोनिया एंड रवि विल अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन हमारा 7 भी हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी आज की क्लास, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। चलिए, थैंक यू।